हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग ये दृष्टि आईएएस की एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, जो एक मैगजीन टेस्ट है दोस्तों। आपके आने वाले एग्जाम में दोस्तों, कोई भी एग्जाम होगा, चाहे लेखपाल या फिर कोई भी एग्जाम, उसके लिए बहुत बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा। एक से बढ़कर एक इसमें फैक्चुअल और कंसेप्चुअल प्रश्न है। तो इससे पहले मैं दृष्टि आईएएस का 3-4 टेस्ट सॉल्व किया था दोस्तों, लेकिन वो 2025 का था। 2026 में दोस्तों हम लोग अभी यही नेक्स्ट आईएएस की सॉल्व कर रहे थे। तो आज हम लोग दोस्तों ये पहला टेस्ट सीरीज सॉल्व करने हैं। दृष्टि आईएएस का ये मैगजीन टेस्ट है और इसका पार्ट 1 है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, एक से बढ़कर एक आपको फैक्ट मिलेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आपके लिए दोस्तों बहुत सारा फैक्ट आपको मिलेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अगर दोस्तों पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम का लिंक है हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाएं, उसे फॉलो करके दोस्तों पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। अब हो सके तो दोस्तों हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए करिए, आपका दोस्तों बड़ा उपकार होगा। आगे चलते हम लोग शुरू कर रहे हैं दोस्तों यहां से। बहुत अच्छा। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न को। बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। भारत के आसपास स्थित प्रमुख समुद्री जलडमरू मध्यों के संदर्भ में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन्हें पढ़ के बताना है कि कौन सा हमारा सही है, यानी कितने सही है गिन के बताना है। तो आप पहला वाला का अगर देखोगे, कह रहे हैं 10 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के मध्य स्थित है। तो मेरे भाई ये 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय और मालदीव के मध्य स्थित है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा वाला अगर देखोगे तो कह रहे हैं 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप के मुख्य द्वीप समूह से पृथक करता है। बिल्कुल सही, ये वाला सही है। ये 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मुख्य द्वीप समूह को अलग करता है, ये सही है। अगर तीसरा वाला को अगर आप लोग देखोगे, यहां कह रहे हैं 8 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के बीच स्थित है। तो नहीं मेरे भाई, ये 10 डिग्री चैनल यहां जो दिखा है ना, थोड़ा ध्यान से देखिए। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, यानी ये 8 डिग्री यहां पर होना चाहिए था और ये जो 10 डिग्री है ये यहां पर, तो दोनों सही हो जाते, इसलिए यह भी गड़बड़ हो गया। यानी केवल आपका दूसरा सही है, यानी केवल एक कह सकते हैं हम लोग। कहां है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ऐसे आप भी थोड़ा सा ऐसे समय देकर करोगे ना, थोड़ा समझ कर, तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे मेरे भाई। क्योंकि एग्जाम में ऐसे बहुत सारे प्रश्न फैक्ट से आ जाते हैं, तो जिससे आपका आता हुआ प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं। तो थोड़ा ये सब आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, इकोनॉमिक्स का एक बहुत ज्यादा आने वाला प्रश्न पूछा गया है, लगभग हर एक एग्जाम में पूछ लेता है। कोई भी एग्जाम का पेपर उठा के देखोगे तो उसमें ये आता है, प्रछन्न बेरोजगारी। प्रछन्न बेरोजगारी जिसे सरल भाषा में कहा जाता है छिपी हुई बेरोजगारी, ऐसी बेरोजगारी जो बेरोजगारी है लेकिन दिख नहीं रही है। तो इनमें कौन सा सही है, तो आपको यहाँ पर बताना है। मतलब कोट्स नीचे दिए गए कोट्स से हमें बताना है, स्टेटमेंट में दिए गए हैं। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कार्य में लगे श्रमिकों की संख्या आवश्यकता से अधिक होती है, जबकि उनकी उत्पादकता अपेक्षाकृत कम होती है। तो बिल्कुल सही बात, ये वाला तो आपका एकदम सही है। जैसे मान लीजिए आप चार भाई हो, चारों लोग उसी खेती में लगे हो, तो इसका और उतना ही उत्पादन हो रहा है। आप 3 लोग बाहर चले जाओ कमाने, बाप और एक बेटा मिलकर करेगा, तब पर भी उतना उत्पादन होगा। यानी 3 लोग वहां फालतू के लगे थे, वो बेरोजगार थे, लेकिन असल में लग नहीं रहा था, लोगों को लगता था काम करते थे। यही बात है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर दूसरा वाला स्टेटमेंट देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा ट्विस्ट है यहाँ। कह रहे हैं इस अवस्था में पूंजी की सीमांत उत्पादकता शून्य मानी जाती है। मेरे भाई, पूंजी की सीमांत उत्पादकता शून्य नहीं मानी जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य मानी जाती है, यानी कुछ श्रम को हम हटा दें तब पर भी उतना ही उत्पादन होगा। तो यहाँ पूंजी नहीं, यहाँ श्रम होना चाहिए था, तो इसलिए आपका गलत हो गया। अब दूसरा गलत हो गया, तो इसका मतलब दूसरा हमारे स्टेटमेंट में नहीं होना चाहिए, आप काट दो। और इसका मतलब पहला होना चाहिए, पहला कहाँ है? यहाँ है। बिना तीसरा पढ़े आप कर सकते हो, यानी तीसरा सही है। अतिरिक्त श्रमिकों को हटाने पर भी कुल उत्पादकता स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, आप समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बन रहा है। आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तीसरा वाला में मिलान से संबंधित है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है। इसको मैंने थोड़ा सा फोटो खींच कर किया है, इसलिए जो है टेढ़ा मेढ़ा आपको दिख रहा होगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग समझदार हैं।
राज्यों के नाम एक तरफ दिए गए हैं, दूसरी तरफ राज्यसभा में उनको कितने सीटें प्राप्त हैं ये दिया गया है। तो आप एक दो भी अगर जानते होंगे ना तो मिला देंगे तो आपका काम बन जाएगा एलिमिनेशन से। तो आप जानते हैं मेरे भाई, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, ये सब 11 है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ए वाला आपका 3 पे जाएगा। ए वाला 3 पे कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ सी में है और कहीं नहीं है। इसका मतलब आप समझ गए कि हमारा सी ही होगा। और इसका मतलब यहाँ और यहाँ राजस्थान का तो जानते ही होंगे, ये राजस्थान का तो 10 है यहाँ पर ना, ये 10 है। और झारखंड का आपका हो जाएगा 6, झारखंड में हो जाएगा, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में तो 5 है। तो यहाँ ये हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रखेंगे, कई बार ऐसे पूछ लेता है कहाँ पर सेम है, तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। ये कई बार ये पूछा है, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में 11-11 राज्यसभा की सीटें हैं। और थोड़ा ध्यान रखना, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, लोकसभा की कितनी है, विधानसभा कितनी है, ये सब आपके जुबान पे होना चाहिए। आप अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो ये तीनों आपके पास होना चाहिए। और एक अतिरिक्त जानकारी पूछ लेता है विधान परिषद। विधान परिषद अभी तक कुल 6 राज्यों में है, वो आप पता कर लेना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार। आगे चले हम लोग देख लेते हैं मेरे भाई, चौथे वाले में क्या पूछा जा रहा है आपसे, थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ देखिए चौथे वाले में थोड़ा ध्यान दीजिए। इधर कह रहे हैं कथनों पर आपको कुछ स्टेटमेंट दे दिए गए हैं, इन पे विचार करके आपको बताना है कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है। तो पहला अगर आप देखोगे, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, कोई डाउट नहीं, सही है। इस आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार से पूर्ण सहयोग, ब्रिटिश सरकार का पूर्ण सहयोग करना था मेरे भाई, ब्रिटिश सरकार का विरोध करना था, सहयोग थोड़ी न करना था। तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाती है। देखिए, अगर आप ध्यान नहीं दोगे एग्जाम में, हड़बड़ी में, अगर लास्ट में प्रश्न जो दिए, लास्ट में ज्यादातर प्रश्न सरल होता है, लेकिन हड़बड़ी इतना हो जाती है, समय की किल्लत होती है, हम पूरा ठीक से पढ़ ही नहीं पाते, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हमें हड़बड़ाहट होने लगती है, तो हम ये सब छोटी छोटी चीजों को नहीं ध्यान दे पाते हैं, हम ऐसा लगेगा कि सही है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। सही पूछ रहे हैं, केवल ए आपका होगा। देखते हैं इस पांचवें वाले प्रश्न को, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा गया है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। कि आपको 4 जोड़े दिए गए हैं और उन जोड़ों में से पूछा जा रहा है कौन सा जोड़ा हमारा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर नहीं पर भी आपको मार्किंग करना होगा, क्योंकि वहां पर आप नहीं करेंगे तो यहाँ पर भी आप बहुत ज्यादा प्रश्न गलत करके आते हैं। तो कौन सा जोड़ा हमारा सही नहीं है, एक तरफ आपको बौद्ध संगीति दे दी गई है और यहाँ पर स्थान दे दिया है, तो यानी कौन से बौद्ध संगीति किस स्थान से रिलेटेड है ये बताना है। और आप लोग जानते हैं कुल 4 बौद्ध संगीति हुई थी। पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु के शासन काल में राजगृह में हुआ था, तो ये तक्षशिला में नहीं, ये राजगृह में हुआ था। तो इसका मतलब ये पहले ही गलत दे दिया, यहाँ पर ये राजगृह में हुआ था बिहार में, तो इसका मतलब यही गलत है। पहले ही हमें गलती पता चल गया और गलत ही पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब उत्तर आपको यही होगा। बाकी सब अपनी अपनी जगह पर सही है। द्वितीय बौद्ध संगीति दोस्तों आप लोग जानते हैं, ये काला अशोक के शासनकाल में वैशाली। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के, और ये यहाँ चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पर पहला ही आपका उत्तर होगा। आगे अगर हम लोग ये छठवें वाले को अगर थोड़ा ध्यान से देखें अगर, तो यहाँ पर भी आपको विचार करने के लिए स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि सही क्या है। अगर हम यहाँ पहला वाला को देखें तो कहाँ पूछा जा रहा है, मणिपुरी नृत्य की रास लीला शैली मुख्यतः श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं पर आधारित है। बिल्कुल आधारित है मेरे भाई, रास लीला देखते ही आप तुरंत कैच कर लेंगे कि श्री कृष्ण और राधा की लीलाओं पर आधारित है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर दूसरा वाला स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पर ट्विस्ट छिपा हुआ है। कह रहे हैं रासलीला का प्रदर्शन केवल मंदिर परिसर तक सीमित है। तो मेरे भाई केवल जो दे दिया ना, ट्विस्ट यहीं पर है। तो मेरे भाई केवल मंदिर परिसर तक सीमित नहीं है, मंदिर परिसर के अलावा दोस्तों यह सामुदायिक आयोजन में होता है, मैदान में होता है और कई जगह पर इसको प्रदर्शन किया जाता है। तो इसका मतलब ये केवल मंदिर परिसर तक सीमित नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ये ए हो जाएगा, केवल ए। तो छठवें का आपका ए हो गया। आगे दोस्तों अगर हम लोग यहाँ चले सातवें वाले में थोड़ा देखें ध्यान से, तो यहाँ पर भी स्टेटमेंट में आपको दिया गया है, विचार करना है और बताना है कि सही क्या है। तो यहाँ पर पहला वाला में देखिए, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू का अधिकार संविधान के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यस मेरे भाई, आप लोग जानते हैं संविधान
अपने ही दिए हुए बयानों का समीक्षा कर सकता है, उसको पलट सकता है। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही निकल गई इनकी, ये सही है। दूसरे में कह रहे हैं केवल, देखिए जहां पर केवल ये सब आए तो वहां थोड़ा सतर्क हो जाया करिए। कह रहे हैं केवल विधायी और कार्यकारी आदेशों की समीक्षा संभव है, न्यायपालिका के निर्णयों की समीक्षा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती मेरे भाई? हो सकती है। तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाती है इनकी। केवल ए सही होगा, यानी ए वाला सही होगा, केवल पहला सही है। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो आपको दिया गया है एक मिलान से संबंधित है, मिलाना है, आप मिला लेंगे अच्छे से, कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो एक तरफ आपको वेद दिए गए हैं और एक तरफ उसके उपवेद दिए गए हैं, तो इसी को मिलाकर हमें बता देना है कि हमारा कौन सा कहाँ मिलेगा। तो मेरे भाई थोड़ा ध्यान से यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर। ये आपसे जो पूछा जा रहा है, पहला ऋग्वेद करे हैं। ऋग्वेद दोस्तों, ऋग्वेद का उपवेद कौन है? आयुर्वेद है, इतना तो आप लोग जानते ही है ना भाई, इतना तो आपको पता ही होगा। और एक एक तो और आप जानते होंगे, जो सबसे लास्ट वाला है अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में तो दोस्तों आपको पता होगा, ये शिल्प वेद है। इसका शिल्प वेद होता है, जिसे कलाकारी का ये है। तो इसका मतलब आप दो से काम बना लिए कि नहीं? सामवेद, सामवेद ये आपका यहाँ चला आएगा, सामवेद वाला ये गंधर्व वेद चला आएगा, और ये धनुर्वेद यहाँ शस्त्र का जो प्रावधान है तो यहाँ चला आएगा। तो आपका ए वाला तीसरे पर जाएगा, यहाँ दो जगह है एक, यानी इसको इसको हटाइए, और बी वाला आपका एक पे चला जाएगा, बी वाला एक पर, तो आपका ये बी हो जाना चाहिए, 8 का ये बी हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। आगे चले अगर हम लोग देखें 9वें वाले में, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है विचार करिए और विचार करके बताना है कौन सा सही है। तो संविधान संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों का बहुमत आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है मेरे भाई। राज्यसभा और लोकसभा का संविधान संशोधन में दोनों का बराबर प्रतिनिधित्व है, उतनी ही ताकत दोनों को मिली है संविधान संशोधन के मामले में। ये वाला तो आपका सही है। दूसरा वाला देखोगे, सभी संवैधानिक संशोधन के लिए राज्य विधायिकाओं की सहमति अनिवार्य है। नहीं मेरे भाई, केवल उन संविधान संशोधन के लिए राज्य विधायिकाओं की सहमति अनिवार्य है जहां संघीय मामला होता है, यानी राज्यों से जुड़ा मामला होता है वहां पर। और वहां पर जो मतलब आधे से राज्यों की विधानसभाओं को उसमें सहमति होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, तो अनिवार्य देकर इसको गड़बड़ी कर दिया, तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल पहला सही है इनका, 9वां का ए हो जाएगा इनका। आगे अगर हम लोग 10वें वाले में देखें, तो दोस्तों यहाँ मौर्य काल में कुछ अधिकारी जो थे उससे रिलेटेड यहाँ पर सवाल पूछा गया है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो नहीं है उसे बताना है। तो मौर्य काल से संबंधित है ये। लक्षणाध्यक्ष छापे खाने का अध्यक्ष होता था। संस्था अध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष होता था। सूना अध्यक्ष मेरे भाई कह रहे हैं वैश्याओं का अध्यक्ष, जो वैश्याओं का अध्यक्ष होता था मेरे भाई, उसे गणिका अध्यक्ष कहा जाता था। गणिका, आगे आप समझ लीजिए, गणिका अध्यक्ष। तो इसका मतलब सूना अध्यक्ष किसे कहा जाता था? बूचड़ खाने के जो होता था, बूचड़ खाना जो होता था जहां पर पशु वगैरह काटे जाते थे, तो उसके अध्यक्ष को जो है बूचड़ खाना, तो उसे सूना अध्यक्ष वो था। तो बूचड़ खानों का अध्यक्ष कौन का कहलाता था? सूना अध्यक्ष, यानी यही गड़बड़ है, तो गलत हो गया। आप समझ गए होंगे वैश्याओं का अध्यक्ष क्या होता था? गणिका अध्यक्ष, और ये बूचड़ खाने का अध्यक्ष सूना अध्यक्ष। अब बाकी ये विविता अध्यक्ष जानते हैं, चारागाह का अध्यक्ष होता था। सी वाला गड़बड़ था आपका। आगे अगर हम लोग 11 वाले में देखें, तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसे भूमि की पैमाइश, जिसे मसाहत कहा जाता था, उसको आरंभ किया। तो इसको मेरे भाई मैंने ट्रिक से याद किया था जब यूपीएससी करने आया था। मैं तो एमएससी केमिस्ट्री से एमएससी किया हूँ, तो जब आया था तो ये सब चीजें उतना समझ में नहीं आता था, तो मैं कोई ना कोई ट्रिक जोड़कर रट लेता था। जैसे मसाहत, हम लोगों को गांव में मच्छर को मसा बोलते हैं। हम लोगों को जब मसा लगता है, मच्छर मसा काटते हैं गांव में, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? ऑल आउट जला लेते हैं। तो यहाँ मसाहत, ऑल आउट से अलाउद्दीन, तो यहाँ पर ये आप कनेक्ट कर लेंगे, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भूमि की पैमाइश एक तरह का माप से रिलेटेड है, ये अलाउद्दीन ने शुरू किया था। तो यहाँ पर समझ लेंगे, मसा ऑल आउट कनेक्ट हो जाएगा आपके दिमाग में। तो दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 12 वाले को देखें, थोड़ा ध्यान से देखें। यहाँ पर आप कई सारा फैक्ट सीखेंगे। पूछा जा रहा है कि शासक के द्वारा ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूलने की शुरुआत हुई। जजिया कर दोस्तों जो गैर मुसलमान थे, जो मतलब मुसलमान नहीं थे, यानी हिंदू थे या और धर्म के थे, उनसे जजिया कर वसूला जाता था। जजिया कर एक तरह का सुरक्षा कर, कि भाई हम आपकी सुरक्षा कर रहे हैं
आपको कोई चोट नहीं पहुंचाएगा, इसलिए आप हमको टैक्स दो। तो जजिया कर की शुरुआत तो मेरे भाई मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया था, सिंध में लगाया था। उसके बाद दोस्तों अकबर ने बंद कर दिया था। अकबर ने जब बंद किया तो फिर औरंगजेब ने शुरू किया था। उसके बाद औरंगजेब ने शुरू किया, जब औरंगजेब शुरू किया था तो ब्राह्मणों पर, महिलाओं पर, विकलांगों पर ये सब नहीं था। लेकिन दोस्तों जब मोहम्मद ये फिरोज तुगलक आया तो इसने ब्राह्मणों पर भी लगा दिया, जिसके लिए ब्राह्मण बहुत ज्यादा उस समय धरना प्रदर्शन किए थे। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप समझ गए होंगे पूरी कहानी। आगे बढ़े दोस्तों हम लोग अगर, तो यहाँ पर दीवाने अर्ज विभाग वाला सुल्तान कौन था? तो दीवाने अर्ज एक आर्मी से रिलेटेड दोस्तों विभाग था। किसने बनाया था? बलबन ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी, सिंपल सा प्रश्न है। आगे अगर देखें हम लोग तो कह रहे हैं अकबर के काल में करोड़ी नामक अधिकारी का क्या कार्य था? नाम से ही लग रहा है करोड़ी। करोड़ी मतलब ये शाही खजाने का देखभाल, तो शाही खजाने में करोड़ों का माल रखा होगा इसीलिए। आगे ऐसे ऐसे कुछ चीजें जो होती है मेरे भाई, खास करके हिस्ट्री वगैरह में आप दिमाग बहुत ज्यादा वहां नहीं लगा सकते कंसेप्ट, तो आपको रटना ही पड़ता है। वहां पर आप रटना मतलब चाहे उसको कई बार पढ़ लीजिए आपके दिमाग में फिट हो जाए, चाहे कोई छोटा मोटा ट्रिक लगाकर आप उसे हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लो। जैसे आपको बहुत ऊंचाई पर चढ़ना है या बहुत गहराई में जाना है, तो एक रस्सी के सहारे जाना है, तो आप रोको, रस्सी में जगह जगह गांठ बांधनी पड़ेगी कि हम फिसल न पाए। तो यही काम यहां पर भी आपको करना होगा। तो देखिए यहां प्रश्न संख्या 15 वाले को देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखना। हजरत ए आला की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो दोस्तों यहां पर आप कई चीज सीखने वाले हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो ये जो शेरशाह सूरी है, इसी ने हजरत ए आला की उपाधि धारण किया था। तो ये तो हो गई प्रश्न की बात। अब थोड़ा सा समझिए भूमिका इसकी। देखिए इसका बचपन का नाम फरीद खान था। क्या था इसका? शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खान था। तो एक बार ये एक शेर को मार दिया था, तो बिहार के एक जमींदार थे, तो इसको शेर खान कहने लगे थे, तो इसका नाम शेर खान हो गया था। तो क्या हो गया था? शेर खान। लोग इसे शेर खां कहने लगे। फिर दोस्तों ये आया बात, ये जो है 1529 की, 1529 की बात आया था। तो 1529 में ये बंगाल के एक नुसरत शाह शासक थे, उनको हरा दिया था। उनको हरा दिया तब हजरत ए आला की उपाधि धारण किया। फिर आगे चलकर दोस्तों 1539 में चौसा की युद्ध हुआ था दोस्तों ना, हुमायूं को हराकर तब इसने शेरशाह की उपाधि धारण किया। तो इसीलिए इसका नाम शेरशाह पड़ गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो याद रखे रहेंगे 1539 में इसे शेरशाह की उपाधि जो है धारण किया था। तो याद रखे रहेंगे। और इसमें हजरत ए आला की। आगे चले हम लोग देखते हैं चौर पंचाशिका शैली का संबंध किससे है? तो चौर पंचाशिका शैली का संबंध किससे है यहाँ पर? तो ये मूर्तिकला, मंदिर, चित्रकला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये बी हो जाएगा। तो समझ गए होंगे आप, चित्रकला से। आगे यहाँ पर देखें 17 वाले में, तो जो पूछा जा रहा है आपसे, विचार करना है आपको और विचार करके बताना है कि कौन सा हमारा ये सही होगा स्टेटमेंट। अगर हम यहाँ देखें, ये बंधेज या बंधनी राजस्थान तथा गुजरात की प्रसिद्ध टाई एंड डाई रंगीन ये तकनीक है। तो बिल्कुल ये वाला आपका एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये वस्त्रों के एक तरह से पेंटिंग होती है, इसमें कपड़ों की छपाई होती है, वही कला है, ये सही है। इस तकनीक में मुख्य रूप से केवल, देखिए यहां दे दिया केवल, तो यहां थोड़ा सतर्क हो जाया करिए। जहां केवल, अनिवार्य, नहीं, ये सब आए तो थोड़ा सतर्क होगा करिए। कह रहे हैं केवल कंबल और चादरें बनाई जाती है। नहीं मेरे भाई, इस तकनीक से कंबल, चादर, पगड़ी, ओढ़नी, बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, बहुत सारी चीजों की पेंटिंग की जाती है। तो ये गलत हो जाएगा, केवल ए आपका होगा। आगे देखें अगर हम लोग 18 वाले में, तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मथुरा मूर्तिकला शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो आप लोग जानते हैं मथुरा मूर्तिकला शैली से बुद्ध की जितनी मूर्तियां बनी हैं, आप लोग देखोगे एकदम चिपटे घुंघराले बाल, ऐसा लगता है बाल नहीं है, वस्त्रविहीन बुद्ध की मूर्तियां इस टाइप की यहाँ पर खूब बनाई गई हैं। यही है विशेषता। आप पढ़ोगे अगर ये मथुरा मूर्तिकला की शैली, तो आपको ये समझ में आएगा कि यही है उसकी मुख्य विशेषता, यही है। आगे अगर हम लोग देखें 19 वाले में, तो इसमें कह रहे हैं कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं? तो आरबीआई के कार्य यहां पर पूछ लिया गया है। मौद्रिक नीति तैयार कर उसका कार्यान्वयन और निगरानी करना, बिल्कुल है, ये तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये पहला वाला तो हो जाएगा आपका। बैंकिंग परिचालन के लिए विस्तृत मानदंड निर्धारित करता है, जिससे अंतर्गत देश में बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली काम करती है, बिल्कुल सही। यह करेंसी जारी करता है, बिल्कुल जारी करता है।
उसका विनियमन यानी रेगुलेशन और परिचालन के लिए योग्य नहीं, यानी जो परिचालन के योग्य नहीं है, उस करेंसी और सिक्कों को नष्ट भी करता है। ये बिल्कुल सही। तो तीन के तीनों सही हो गए, तो इसका मतलब डी हो जाएगा। यानी दो भी आपको अगर सही लगने लगे तो भी आप समझ जाओगे कि इसका उत्तर डी ही होगा। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो वो यहां ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, कौन सा हमारा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा जोड़ा हमारा सुमेलित नहीं है उसे हमें बताना है। तो देखें, पहले ही दे दिया है आपको कथकली। कथकली दोस्तों केरल से रिलेटेड है, इसके बारे में आप लोग खूब पढ़े होंगे। कथकली केरल का ये शास्त्रीय नृत्य, यहां पर ये आपको जो सब दिया है ना, ये सब शास्त्रीय नृत्य हैं। तो शास्त्रीय नृत्य हैं, तो कथकली केरल का है। मोहनी अट्टम भी केरल का है, मणिपुर का नहीं है। ये भी दोस्तों केरल का ही है, तो इसका मतलब ये गड़बड़ हो गया और यही आपका उत्तर होगा, क्योंकि कौन पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। तो समझ गए आप। मोहिनी अट्टम में आप लोग जानते हैं, ये मोहिनी अट्टम का मतलब ही होता है मन को मोह लेने वाली महिला का नृत्य। महिला एक बॉर्डर वाली सफेद साड़ी पहनकर एक तरह विशेष का डांस करती है, आप लोग देखे होंगे। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। समझ गए सब आप लोग। आपका उत्तर बी होगा, क्योंकि मणिपुर जगह ये केरल होना चाहिए था। अब देखिए यहां पर बहुत अच्छा प्रश्न है। यहां पर क्रांतिकारी समिति जिसका नाम अंजुमन ए मुहिबसान ए वतन, अंजुमन ए मुहिबसान ए वतन का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो मेरे भाई भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ये आपका यहां पर ये बी हो जाएगा। 21 का आपका ये बी हो गया। समझ गए आप। आगे चले हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये कहां किया गया था। ये भी लाहौर में। जानते भगत सिंह लाहौर के थे, तो ये लाहौर में किया गया था। तो ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। आगे अगर हम लोग देखें तो 22 वाले में करें, कथनों पर विचार करिए और बताइए सही क्या है। तो ठुमरी और दादरा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की भावपूर्ण गायन शैलियां हैं, बिल्कुल हैं, कोई डाउट नहीं। ये तो हमारा आप यहाँ पर ये सही हो जाएगा। और कह रहे हैं इन शैलियों की उत्पत्ति मुख्य रूप से दक्षिण भारत में हुई है। नहीं मेरे भाई, आप देखेंगे इसकी उत्पत्ति कानपुर और लखनऊ में हुई थी। जानते हैं कानपुर लखनऊ यूपी है, यूपी नॉर्थ इंडिया का हिस्सा है, तो यह उत्तर भारत में हुई थी। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो पहला ही केवल सही हुआ। तो 22 का आपका क्या हो जाएगा। 22 का पूछा जा रहा है आपसे, क्या सही पूछा जा रहा है। सही पूछा जा रहा है तो केवल एक आपका सही है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 23 को हम लोग देखते हैं। बड़ा ही अच्छा सा फैक्ट वाला प्रश्न है। कह रहे हैं कौन सा युग्म यानी कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो पता लगाइए कौन सा हमारा जोड़ा सही नहीं है चारों जोड़ों में से। बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति, आप लोग जानते हैं बंगाल में द्वैध शासन लगाया किसने था। लगाया था दोस्तों लॉर्ड क्लाइव ने। तो लॉर्ड क्लाइव आप लोग जानते होंगे उसके बारे में, क्लाइव। तो लॉर्ड क्लाइव ने लगाया था और समाप्त किया था यही वॉरेन हेस्टिंग ने। तो ये बात यहाँ पर अपने आप में सही है, लेकिन हमें गलत पूछा जा रहा है, ढूंढे कौन सा गलत है। अस्थाई बंदोबस्त आप लोग जानते थे, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में लेकर आया था, 1793 में। तो ये भी वाला अपनी जगह पे सही हो गया। अब कह रहे हैं द्वितीय मराठा युद्ध। द्वितीय मराठा युद्ध दोस्तों कब हुआ था, ये आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए। 1803 से 5 के बीच, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 1803 से 5 के बीच हुआ था। उस समय दोस्तों गवर्नर कौन था, वेलेजली नहीं था। तो ये वेलेजली, एक सेकंड हम थोड़ा चेक कर लें दोस्तों, क्लियर हो जाए, शायद वेलेजली ही था। तो वेलेजली, तो यस, ये द्वितीय मराठा युद्ध जो 1803 से 5 के बीच हुआ था दोस्तों, ये वेलेजली ही था। तो ये भी वाला आपका सही हो जाएगा। इसका मतलब जो शुरू के 3 सही हो गए, तो इसका मतलब चौथी ही गलत है। क्यों गलत है, ठगी प्रथा, सती प्रथा, ये सब आप देखोगे तो विलियम बेंटिक ने बैन किया था। जो सती प्रथा को बैन किए थे आप लोग जानते हैं राजा राम मोहन राय की तरफ से, वही तो विलियम बेंटिक। तो वी मैं लिख दे रहा हूं, समझ जाएंगे आप लोग। इसका मतलब यही गड़बड़ है। कह रहे हैं गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से किसके द्वारा किए गए था, ये हमें यहाँ पर थोड़ा सा बताना है। आप लोग देखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी नमक को लेकर, उसे दोस्तों उस यात्रा को नेपोलियन की पेरिस यात्रा से उन्होंने कनेक्ट किया था, जोड़ा था। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें मित्र मेला, मित्र मेला अगर हम लोग देखें तो यह एक गुप्त सभा थी, किसके द्वारा गठन किया गया था, तो सावरकर बंधुओं के द्वारा। वीर सावरकर, जो भी जब देश में चुनाव होता है तो ये भी एंट्री कर जाते हैं, जिन्ना एंट्री कर जाते हैं, तरह तरह के दोस्तों तो होता है। आप लोग राजनीति को अगर समझ रहे होंगे तो याद आएगा आपको। आगे अगर देखें
तो 26 वाले में स्वदेशी आंदोलन एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का विचार सर्वप्रथम किसने किया था? तो स्वदेशी आंदोलन एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो के कुमार ने, यानी कृष्ण कुमार मित्र ने किया था। कृष्ण कुमार मित्र आप लोग जानते हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। संजीवनी पत्रिका, संजीवनी पत्रिका दोस्तों इनकी बड़ी पॉपुलर रही, पूछा भी जाता है। तो यही कृष्ण कुमार मित्र। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें 27 में, तो कह रहे हैं कौन सा कथन मुस्लिम लीग के संदर्भ में सही नहीं है? तो मुस्लिम लीग के संदर्भ में आपको पूछा जा रहा है, सही नहीं है। तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आप लोग जानते थे, आगा खान को नियुक्त किया गया था, ये सही है, कोई डाउट नहीं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ये भी सही है। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, बिल्कुल किया था, विरोध नहीं किया कि हाँ बंगाल विभाजन हो जाना चाहिए, इन्होंने उसका समर्थन किया था। तो इसका मतलब कोई भी गलत नहीं है, सब के सब यहाँ पर सही है। तो आपका ये 27 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 28 वाले को, तो कह रहे हैं कौन सा हमारा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो देखें नहीं है, कौन सा नहीं है? पूना समझौता हम लोग जानते हैं दोस्तों, ये 1932 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता दोस्तों, गांधी इरविन समझौता ये तो 1931 में, यस ये भी हुआ था पहले गोलमेज सम्मेलन के बाद। दांडी मार्च तो 1930 में हुआ था। ये तीनों सही हैं। इसका मतलब गलती यहाँ है, नेहरू रिपोर्ट 27 में नहीं, ये 1928 में प्रस्तुत आई थी। तो यहाँ पर ये डी वाला आपका आंसर हो जाएगा, 28 का आपका ये डी हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 29 को हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें, यहां पर भी एक फैक्ट बढ़िया सा आपको मिलेगा। कह रहे हैं कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के काल से संबंधित थी? तो दोस्तों वही लॉर्ड कर्जन जो 1905 में, पहले तो इसका कार्यकाल समझ लीजिए, 1899 से 1905 तक। 1905 में ये बंगाल का विभाजन करके चला गया था। तो इन्हें बहुत सारा इन्होंने काम किया था, कृषि बैंक की स्थापना, बंगाल का विभाजन, प्राचीन स्मारकों का संरक्षण अधिनियम, ये तीनों काम किया था। लेकिन प्लेग अगर देखोगे आप दोस्तों, पूना में जो प्लेग का प्रकोप फैला था, ये 1896 से 97 के बीच फैला था। तो आप लोग जानते हैं पहले भी इसका मामला था, जो आप देखोगे कांग्रेस का जब 1885 में स्थापना हुआ था, तो ये पहले दोस्तों ये कहाँ होना था? पूना में ही होना था, बाद में ये वहां पर हुआ। तो इसलिए पूना में प्लेग फैला था, इसलिए पुणे में नहीं हुआ था, इसलिए ग्वालियर टैंक ये मुंबई में हो गया। तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, सारी चीजों को समझ रहे होंगे आप। तो यहाँ पर पूना में प्लेग के प्रकोप के समय आपसे पूछा जा रहा है लॉर्ड ये किसके काल से सब संबंधित होगी? तो 1896 से 97 के बीच ये दोस्तों एल्गिन द्वितीय, एल्गिन यहां मैं लिख दे रहा हूं, एल्गिन सेकंड का इस समय का वायसराय था, कार्यकाल था। तो आप समझ जाएंगे अगर पूछेगा तो, ये कर्जन का नहीं, एल्गिन सेकंड का ये उसमें टर्म था। तो यहां आपका यही वाला सही होगा। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 29 वाले को अगर हम लोग देखें, बड़ा ही बढ़िया सा फैक्चुअल प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से देखें। कह रहे हैं कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के काल से संबंधित नहीं है? यानी ऐसी कौन सी घटना है चारों घटनाओं में से जो लॉर्ड कर्जन के काल से संबंधित नहीं है? तो लॉर्ड कर्जन का काल आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। लॉर्ड कर्जन का काल, लॉर्ड कर्जन 1899 में आया था, फिर 1905 में बंगाल का विभाजन करके चला गया। तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के लिए जाना जाता है, यही किया था, बंगाल का विभाजन किया था, कृषि बैंकों की स्थापना किया था, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम बनाया था, जो पुराने बिल्डिंग्स हैं उनका संरक्षण करने के लिए। लेकिन दोस्तों यह पूना में जो प्लेग का प्रकोप फैला था इसके कार्यकाल से संबंधित नहीं। पूना में जो प्लेग का प्रकोप फैला था ये 1896 से 97 के बीच था। तो इसका मतलब इस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड एल्गिन था। ये कौन था दोस्तों? ये एल्गिन सेकंड, लॉर्ड एल्गिन सेकंड था, लॉर्ड कर्जन के काल से संबंधित नहीं था। आपको पता ये भी होना चाहिए कि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो पूना में ही हुआ था, तो उस समय इसके प्रकोप देखने को मिल रहे थे तभी से, तो वहां नहीं हुआ, जाके वहां पर मुंबई में हुआ। तो इसलिए दोस्तों यह केवल बी वाला कर्जन के काल से संबंधित नहीं है, बाकी सब हैं। आगे अगर हम लोग 30 वाले को देखें तो वही कह रहे हैं हमें विचार करना है और बताना है सही क्या है। तो देखें वर्धा प्रस्ताव 1928 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनाया। तो मेरे भाई 28 में नहीं, यह 1942 में आया था वर्धा प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा।
इसका उद्देश्य कर रहे हैं भारत में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को प्रोत्साहित। मेरे भाई विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार नहीं, विदेशी लोगों को यानी अंग्रेजों को बहिष्कार से संबंधित ये किया गया था ना, तो इसका मतलब ये भी वाला आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही पूछा जा रहा है, तो सही आपका डी होगा। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ 31 वाले को थोड़ा ध्यान से देखिए, कह रहे निम्नलिखित में से प्रतिचक्रवात, प्रतिचक्रवात का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे चक्रवात का उल्टा होता है, तो इसमें कौन सा कथन असत्य है। आप लोग को पहले चक्रवात के बारे में अगर आप लोग पढ़े होंगे, चक्रवात में क्या होता है दोस्तों, इसके केंद्र में लो प्रेशर होता है और सतह पर जैसे जैसे जाता है वहां पर हाई प्रेशर हो जाता है। लेकिन प्रति चक्रवात में दोस्तों इसका उल्टा होता है। प्रति चक्रवात में यहाँ केंद्र में हाई प्रेशर होता है और सरफेस पर लो प्रेशर होता है। तो यही बात है, यहाँ केंद्र में उच्च वायु दाब, यहाँ क्या करें असत्य बताना है। तो केंद्र में उच्च वायु दाब, यस मैंने हाई ईएचपी लिखा है, हाई प्रेशर वायु का केंद्र से परिधि, यस जब केंद्र यहाँ उच्च वायु दाब है तो वायु का प्रवाह केंद्र से सतह की ओर होगा, तो परिधि की ओर होता है, बिल्कुल है। यानी ये भी अपनी जगह पर सही है, ये भी सही है, और हमें असत्य बताना है, असत्य अभी नहीं मिला है। करें दाब प्रवणता 10 से 15 मिलीबार से अधिक नहीं हो सकती। नहीं मेरे भाई, 10 से 15, 5 से 10 से करें हैं, 5 से 10 मिलीबार से अधिक नहीं हो सकती। तो मेरे भाई ये 10 से 15 मिलीबार तक होती है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकती है, हो सकती है। ये 10 से 15 मिलीबार तक हो जाती है, तो इसका मतलब गड़बड़ यही है और यही आपका उत्तर होगा। आगे चले हम बढ़ जाएं, 32 वाले को देखें, तो कह रहे हैं कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो कैलिफोर्निया की धारा ये एक ठंडी धारा है, यस बिल्कुल। अकोष्टक्स की धारा है दोस्तों, ये भी ठंडी धारा है। एल नीनो की धारा ये भी दोस्तों यहाँ पर ये गर्म धारा है। नॉर्वे की धारा ये ठंडी नहीं, ये गर्म जल धारा है, तो ये गर्म जल धारा है, समझ गए होंगे आप। और ये नॉर्वे धारा किस महासागर से संबंधित है, ये अटलांटिक महासागर संबंधित है, इसे याद रखेंगे, अटलांटिक महासागर, यानी उत्तर आपका डी हुआ। आगे चले अगर हम लोग देखें यहाँ पर आपका 33 वाले में, तो मिलान से संबंधित प्रश्न है, हम लोग बड़े आसानी से मिला लेंगे। एक तरफ आपको पवन दिया है और एक तरफ क्षेत्र दिया है, तो कौन सा पवन किस क्षेत्र से संबंधित है ये हमें बताना है, तो हम मिला लेंगे। तो देखें यहाँ सिमोम, सिमोम दोस्तों जानते हैं अरब के रेगिस्तान में प्रवाहित होती है, ये धूल भरी आंधी होती है, ये हो जाएगा। यानी ए वाला 3, हम तो इसको खूब जानते हैं दोस्तों, आप लोग भी जानते हो क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। तो ए वाला आपका 3 पे आना चाहिए, तो ए वाला 3 पे देख रहे हैं कहीं नहीं है, सिर्फ सी में है, तो हम कह सकते हैं हमारा उत्तर सी होगा। आपको पढ़ने की ज्यादा जरूरतें नहीं है क्योंकि आपने पता लगा लिया, क्योंकि आप ये कन्फर्म थे, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे अगर नार्वेस्टर, तो न से नार्वेस्टर, न से न्यूजीलैंड, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। और मिस्ट्रल का आप लोग देखेंगे अगर, तो ये स्पेन और फ्रांस में चलने वाली है दोस्तों, और सामून ये ईरान के क्षेत्र में बहती है। आगे अगर देखा जाए 34 वाले में, तो कह रहे हैं कौन सी नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी के नाम से प्रसिद्ध है, तो वोल्गा, वोल्गा कहीं है, यहाँ पर है, यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है, ये आप लोग को पता होगा फैक्ट। और रूस और एशिया और यूरोप को अलग करने वाली, तो वो भी अभी आएगा, आपको पता चल जाएगा। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी रूस एवं चीन की सीमा पर प्रवाहित हो रही है, तो रूस और चीन की सीमा पर जो प्रवाहित होती है, आमूर नाम है उसका, आमूर दरिया नाम खूब सुने होंगे, तो ये आमूर है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे अगर देखें कौन सी एक सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, सुसुप्त ज्वालामुखी आप लोग जानते हैं, तो ये फ्यूजीनामा यानी फ्यूज हो गया है, सुसुप्त हो गया है, जो फ्यूज हो जाएगा वही सुसुप्त होगा, तो ऐसे आप दिमाग में कनेक्ट कर लेंगे, बाकी सब ये सुसुप्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यही उत्तर हो जाएगा, 36 का आपका यही ए। आगे देखें अगर जनगणना 2011 से उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न मेरे भाई, उत्तर प्रदेश की साक्षरता पूछी जा रही है, न कि पुरुष और महिला, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 67.36। तो हम मोटा मोटा हम लोग याद किए हैं 67 है, 67%। लेकिन अगर यही आपको मेल पूछ ले, पुरुष उत्तर प्रदेश में पुरुष की साक्षरता कितनी है, तो आप 10 बढ़ा देना, 76 बता देना। अगर महिला की बोल दे यानी फीमेल की साक्षरता कितनी है, तो इससे औसत वाले से 10 घटा देना यानी 57 कर देना। तो समझ गए आप, आपके दिमाग में ये लंबे समय तक बने रहना चाहिए। आगे अगर करें हम देखें 38 वाले में कह रहे हैं महाद्वीपीय मग्नतट, महाद्वीपीय मग्नतट के संबंध में कौन सा हमारा कथन असत्य नहीं है, तो कौन सा असत्य नहीं है देखते हैं मेरे भाई हम लोग।
यह तट जानते हैं, महाद्वीपीय तट के बारे में अगर पढ़े होंगे तो समुद्र की ओर मंद ढाल यानी हल्का सा ढाल रहता है, जहां जलमग्न धरातल है ये बिल्कुल। यहाँ जैव घनत्व उच्चतम होता है, बायोडायवर्सिटी भी हाई होती है, ये भी सही है। गहराई 120 से 180 मीटर तक होती है, ये भी सही है, यानी डी हो जाएगा हमारा। सभी के सभी यहाँ पर कौन सा असत्य नहीं है, तो मेरे भाई डी हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो असत्य है, यानी सभी के सभी सत्य हैं, तो असत्य कोई नहीं हुआ। तो 38 का आपका डी हो जाएगा। आगे चले हम लोग देखते हैं 39 वाले में। तो कह रहे हैं वित्त आयोग से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है। देखते हैं पहले में, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत राज्यों को केंद्र से अनुदान सहायता के लिए सिफारिश करता है, बिल्कुल सही है। वित्त आयोग का गठन केवल केंद्र और राज्यों के करों के बंटवारे के निर्धारण के लिए किया जाता है, नहीं मेरे भाई, अन्य कामों के लिए भी किया जाता है। पंचायतों को पैसा वैसा देने की सिफारिश करता है, अनुदान में काम आता है। तो केवल जहां लिख दिया तो वहां आप जरूर सतर्क होया करिए, कुछ यहां तो लोचा जरूर है, तो इसका मतलब ये गड़बड़ हो जाएगा। ये गड़बड़ हुआ तो हमसे देखें पूछा क्या जा रहा है 39 में, सही पूछा जा रहा है। तो सही पूछा जा रहा है तो केवल हमारा पहला सही होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 39 का हमारा ए हुआ। आगे अगर देखें, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? करीबा बांध के बारे में पूछा जा रहा है, तो जाम्बेजी, तो जाम्बेजी में है, ये जाम्बेजी नदी से संबंधित है करीबा बांध, तो समझ गए आप। आगे देखें अगर हम लोग, एशिया एवं यूरोप की सीमा बनाने वाली कौन सी, अभी मैंने जब बताया था यूरोप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा, तो उसी समय बताया था कि एशिया यूरोप के बीच सीमा कौन बनाती है, तो मेरे भाई यूराल पर्वत भी बनाता है, यूराल नदी भी बनाती है, ऑप्शन नंबर डी। आगे अगर हम लोग देखें 42 में, तो कह रहे हैं कौन सा जोड़ा हमारा सही सुमेलित नहीं है, तो नहीं है, देखते हैं। एक तरफ आपको देश दे दिया गया है, दूसरी तरफ राजधानी, तो मेरे भाई बहरीन, बहरीन की राजधानी मनामा होती है, हम लोगों की बहन रूठ जाती है तो हम लोग उसे खूब मनाते हैं, ये बात सही है। ओमान, ओमान का अगाना नहीं मस्कट होता है, ऐसे मस्कट, हम लोग अपने मान सम्मान के लिए अपना मस्तक भी कटा सकते हैं, तो ऐसे आप याद कर लेंगे। यनम, तो यनम सनम टाइप का नाम है, तो याद रख लेंगे आप लोग। सीरिया, दाशमिक, सब सही है, केवल यही बी गड़बड़ था, अगाना की जगह ये मस्कट होना चाहिए था। आगे अगर देखें हम लोग 43 में, तो 43 में आप देखेंगे कि कथनों पर विचार करके बताना है कि सही क्या है। अनुच्छेद 368 तहत केवल संसद ही संविधान संशोधन कर सकती है, और कौन कर सकता है, यही करेगी और कोई नहीं, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। संविधान संशोधन के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है, जरूरत पड़ेगा तो करेगा, सुप्रीम कोर्ट से अनुमति थोड़ी लेगी संसद। तो यहाँ पर 3 के 3 दोनों सही हैं, सही पूछा जा रहा है तो सही आपके सी हो जाएगा दोनों। आगे अगर बढ़े हम लोग, बेफिन की खाड़ी के बारे में पूछा जा रहा है, तो बेफिन की खाड़ी और उत्तर अटलांटिक महासागर में कौन सी जल संधि है, तो बेफिन की खाड़ी को हम लोग ऐसे याद कर लिए हैं, बेफिन की खाड़ी किसके बीच होती है, बेफिन की खाड़ी उत्तरी, बेफिन की खाड़ी और उत्तरी अटलांटिक महासागर की कौन सा, एक बेफिन की खाड़ी हो गई और एक उत्तरी अटलांटिक महासागर, तो ये क्या बन गया, बेफिन की खाड़ी उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच कौन जोड़ता है, तो यहाँ बुआ आ गई, तो बुआ आ जाती हैं तो डेविस सब कुछ डन कर देती हैं, तो ऑप्शन नंबर ये आपको यहाँ बी हो जाएगा। आगे चले हम लोग देखें 45 में, कौन सा नगर कालीन उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आप लोग देखोगे ज्यादातर यूपी में ही आप देख लो, जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर कालीन वगैरह पे आपको उद्योग ज्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पर आप पश्चिम बंगाल देखोगे, पुराना भाई अपना ये है, बंगाल के आसपास एरिया में यहाँ कालीन उद्योग बहुत फलता फूलता है, तो ये ढाका हो जाएगा। ढाका कहाँ है, ये बांग्लादेश की दोस्तों ये राजधानी है, आप लोग उनको याद होगा ना, शेख हसीना को, तो यस। आगे देखें हम लोग 46 में, कौन सा पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। ट्रांस हिमालय का मतलब हिमालय उस पार, तो एक ट्रांस हिमालय है, एक हमारा ग्रेट हिमालय है, शिवालय मतलब फिर मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ऐसे करके है ना, ट्रांस मतलब ये सबसे दक्षिण में है। तो ट्रांस हिमालय का कौन सा, ट्रांस हिमालय का भाग कौन सा नहीं है, तो आप लोग को पता होगा दोस्तों, ये काराकोरम जो श्रेणी है यहाँ पर, ये काराकोरम श्रेणी भी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। हमसे पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है,
तो कैलाश श्रेणी भी है, लद्दाख श्रेणी भी है, नंगा पर्वत नहीं है। ये तो दोस्तों ये नेपाल वगैरह एरिया से यहाँ से संबंधित है, तो यही नंगा पर्वत नहीं है, बाकी सब हैं ट्रांस हिमालय से संबंधित। यहाँ पर देखें अगर हम लोग तो कह रहे हैं कि कथनों पर विचार कीजिए और बताइए क्या हमारा सही है। तो पहले वाले कथन को देखें, अनुच्छेद 356 राज्यपाल को राज्य सरकार भंग करने और राष्ट्रपति को शासन लगाने का अधिकार देता है, बिल्कुल देता है। इसी को हम लोग दोस्तों राष्ट्रपति शासन कहते हैं। तो ये है, तो बिल्कुल सही है ये वाला। अब यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, ट्विस्ट है यहाँ पर, राज्यपाल की सिफारिश के बिना राष्ट्रपति सीधे किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, ऐसा थोड़ी ना कि राज्यपाल कहेगा तभी राष्ट्रपति लगाएगा। राष्ट्रपति लगेगा, हाँ चीजें बिगड़ गई हैं, राज्य का मामला ठीक नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। उनके दोस्तों अनुमति थोड़ी लेगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये राज्यपाल राष्ट्रपति के बिना राष्ट्रपति सीधे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। तो कर तो सकता है, आगे देखते हैं हम। हाँ सही है, कोई डाउट नहीं, दोनों सही है। तो आगे अगर हम लोग देखें 47 का बी सही क्या पूछ रहा है, तो पूछ क्या रहा है यहाँ पर, कौन सा हमारा सही है। तो सही के मामले में पूछ रहा है, तो सही हमारा सी हो जाएगा, यहाँ पर ये सी हो जाएगा। तो चले हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हमारा दोनों के दोनों सही हैं। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ 48 वाले में, तो कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों खूब हम लोग पढ़े हैं इसको, ऐसे करके हम लोग खूब ट्रिक बनाए हैं ना मेरे भाई। राम, राम से मतलब ये रुद्रप्रयाग, अलकनंदा, मंदाकिनी, फिर यहाँ पर ये देवप्रयाग है, तो हम लोग इसे दाब बना दिए हैं। देवप्रयाग मतलब ये दाब, यानी डी से देवप्रयाग, ए से अलकनंदा, बी से भागीरथी। तो अलकनंदा और भागीरथी दाब हो गया। रुद्रप्रयाग हम लोग राम बना दिए हैं, यानी अलकनंदा और मंदाकिनी, ये भी सही है। और कर्णप्रयाग हम लोग कांप बना दिए हैं, यानी अलकनंदा और ये पिंडार। तो यस, तो यहाँ पर ये अलकनंदा और पिंडार होना चाहिए था, मंदाकिनी नहीं, इसका मतलब यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका गलत हो जाएगा, ये 48 का सी गलत हो जाएगा। और विष्णु का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये धौली गंगा और अलकनंदा के संगम पर ये विष्णु प्रयाग है। तो यस, ये इसको हम लोग वाद बोल देते हैं, ऐसे वाद। तो ये वी से विष्णु, अलकनंदा, धौली गंगा। तो ऐसे करके आप सब लोग थोड़ा सा कुछ दिमाग में कनेक्शन बनाए रहेंगे तो याद रहेगा ये। आगे अगर हम लोग देखें तो 49 में आपसे मिलान से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। तो एक तरफ आपको परियोजना दिया है, दूसरी तरफ नदी। कौन सी नदी किस परियोजना से संबंधित है, तो तुलबुल परियोजना। तो तुलबुल ये झेलम नदी से संबंधित है, और दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी से है। ये दोनों तो हम क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ए वाला आप पे 4 पे गया, ए वाले 4 पे गया, तो यही है 4, बाकी और नहीं है। और बी वाला तो आप पे 3 पे गया, बी वाला 3 पे यही है आपका। और सी वाला 2 पे जाएगा, यानी नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी और थिन परियोजना रावी नदी। आगे बढ़े हम लोग देखें 50 में, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं गिरती है, यानी पश्चिम की ओर नहीं जाती। आप लोग देखेंगे कि मतलब खंभात की खाड़ी में नहीं गिरती है, इसका कहना यह है। आप लोग ऐसे देखोगे ना, खंभात की खाड़ी यही है गुजरात के पास। तो यहाँ पर नर्मदा भी जाके यहाँ खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, माही भी तो गिरती ही है, तापी भी गिरती है। तो ये सब तो क्लियर है। लूनी, लूनी दोस्तों बहती है, लेकिन वो रास्ते में ही वो लुप्त हो जाती है। तो इसका मतलब ये खंभात खाड़ी में नहीं गिर पाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। आगे देखें हम लोग, यहाँ 51 में जो आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपसे झील नदी दिया है, एक तरफ झील और एक तरफ स्थान। तो कौन सा झील किस स्थान पर है, हम लोग खूब पढ़े हैं दोस्तों। ये लोकटक झील, ये मणिपुर में है, और ये लोकटक झील मणिपुर में, और ये चोलामू, चोलामू तो ये सिक्किम में है। तो ए वाला 1, 2 वाला 2 पर, ये वाला 1, 2 वाला 2, यानी 1 हो जाएगा। 1 2 सिर्फ यही है और कहीं नहीं है। तो इसका मतलब ये कोलेरू भी आंध्र प्रदेश में है, पाला भी मिजोरम में है, सब सही है। ए वाला आपका हो जाएगा, सीधे सीधे सब मिले हैं। अब देखें अगर हम लोग 52 में, तो काली मृदा से संबंधित आपसे सवाल पूछा जा रहा है। काली मृदा के संबंध में कौन सा असत्य है। तो इसे हम लोग अगर देखें तो कह रहे हैं इसे रेगुर
के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल काली मिट्टी को रेगूर नाम से जाना जाता है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी इसी नाम से जाना जाता है। चिपचिपी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। बहुत मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो ये सही है। असत्य पूछा जा रहा है, असत्य अभी नहीं मिला। बेसाल्ट प्रधान लावा प्रधानों के विखंडन से निर्मित है, बिल्कुल। इसमें लोहा एवं एल्युमिनियम तथा चूने की अधिकता होती है, बिल्कुल होती है। इसकी जल धारण क्षमता नगण्य होती है। नगण्य मतलब न के बराबर नहीं मेरे भाई, इसकी जल धारण क्षमता बहुत होती है। तो इसका मतलब ये गड़बड़ हो गया, डी वाला ही गड़बड़ है, आपका यही उत्तर डी होगा। बाकी सब अपनी अपनी जगह पे सही थे। प्रश्न के हिसाब से असत्य पूछा गया, इसलिए यह असत्य है। आगे देखें अगर हम लोग 53 में, तो यहाँ पर भी मिलान से संबंधित प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो कह रहे हैं आपसे, एक तरफ आपको दर्रा दिया है, दूसरी तरफ स्थान। तो कौन सा दर्रा किस स्थान से रिलेटेड है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जेलिप्पा, तो आपने अपने जेब में सिक्का लिया है तो गिर गया, तो जेब से गिर गया सिक्का, तो सिक्किम में। और लिपुलेखा तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में। रोहतांग हिमाचल प्रदेश, और यांग्याप अरुणाचल प्रदेश। तो आप अरुणाचल प्रदेश की जितनी चीजें देखोगे कुछ चाइना टाइप का आपको नाम मिलेंगे, तो ये हो जाएगा। तो आपका ए वाला 2 पे जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 53 का आपका बी। आगे बढ़े हम लोग देखें 54 में, तो इसमें कह रहे हैं एक तरफ आपको जनजाति और दूसरी तरफ देश या क्षेत्र दिया है। तो कौन से जनजाति किस देश से संबंधित है, तो सही सुमेलित 3 है, एक गड़बड़ है, उसी गड़बड़ वाले को पकड़ना है। तो सेमांग जनजाति मलेशिया में है, आइनू जापान में है, और यहाँ पर आइनू तो जापान में है, और ये आप बोरो देखेंगे तो ये ब्राज़ील में है। हैदा, हैदा ये न्यूजीलैंड में नहीं है, तो ये आपका गड़बड़ हो जाएगा। आपका उत्तर ये डी वाला हो जाएगा, क्योंकि यही गड़बड़ है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये न्यूजीलैंड से नहीं है तो कहाँ से है, तो दोस्तों यह कनाडा और अमेरिका से संबंधित, कनाडा और यूएसए से संबंधित है, ये वहां पर ये पाई जाती है। आगे बढ़े हम लोग अगर, तो प्रश्न संख्या 55 को हम लोग देखें, बड़ा अच्छा प्रश्न है। कह रहे हैं पुनासा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो आप देखेंगे पुनासा जलप्रपात ये राजस्थान और एमपी के बॉर्डर पर आपको मिलेगा। राजस्थान और एमपी के बॉर्डर पर ये नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर आपका ये ए हो जाएगा, नर्मदा नदी पर बना है। आगे अगर देखें तो यहां पर आपको दिया है 56 में, उत्तर पश्चिम भारत में, एक सेकंड, उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है। यानी उत्तर पश्चिम भारत में जो आपको वर्षा, तो यहां देखें हम लोग प्रश्न संख्या 56 में, तो आपसे जो पूछा जा रहा है कि उत्तर पश्चिम भारत में ठंड के समय यानी शीतकालीन वर्षा जो होती है उसका कारण क्या है, तो मेरे भाई पश्चिमी विक्षोभ है। ऑप्शन नंबर बी, ठंड के समय जो वर्षा होती है ये उत्तर पश्चिम में, तो ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। आगे अगर देखें 57 में, तो आपसे पूछा जाए भारत में जून से सितंबर तक होने वाली वर्षा, यानी जून से सितंबर तक होती है हम लोगों के यहाँ जो वर्षा, मानसूनी वर्षा, तो इसके लिए आवश्यक दशाओं में से क्या सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है आप लोग जानते हैं मेरे भाई, जैसे हम लोग यहाँ के हैं यूपी के, तो क्या होता है यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून होती है, ये 2 भागों में बढ़ जाती है, एक अरब सागर से होकर जाती है और एक बंगाल की खाड़ी से। तो यूपी में जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो मानसून तो उत्तर मतलब दक्षिण पश्चिम होता है, लेकिन शाखा बंगाल की खाड़ी होती है। तो यहाँ समझ गए होंगे आप, उत्तर पश्चिम भारत में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनना, यस ये तो सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आईटीसी जेड का उत्तर की ओर खिसकना, ये भी सही है। दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन भूमध्य रेखा को पार कर पूर्व की ओर मुड़ जाती है, ये भी सही है। तो इसका मतलब कोई ऐसा नहीं है जो गड़बड़ है, सब के सब सही है। तो यहाँ गड़बड़ पूछा जा रहा था, तो गड़बड़ कोई नहीं है। तो देखें लोग प्रश्न संख्या 58 को, आपसे पूछा जा रहा है 2 कथन देकर बताना है सही क्या है। तो पहले वाले में थोड़ा ध्यान से देखिए, कह रहे हैं भारत के राष्ट्रपति के पास संसद को भंग करने का अधिकार है। बिल्कुल है मेरे भाई, प्रधानमंत्री की सलाह पर वो संसद को भंग कर सकता है, तो ये वाला तो स्टेटमेंट सही है। अब कह रहे हैं दूसरे वाले में संसद भंग करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति की व्यक्तिगत इच्छा पर आधारित है। नहीं मेरे भाई, मैंने पहले कहा ना, प्रधानमंत्री के सलाह पर बहुमत नहीं है या फिर कोई और मामला हो गया, तो दोस्तों ये उनकी व्यक्तिगत इच्छा पर नहीं होता है, उसके लिए एक प्रावधान होता है, तो ये गलत हो जाएगा। देखने से ही लग रहा है, आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे,
थोड़ा बहुत आप पढ़े हो तो आपको इतनी समझदारी हो जाएगी ये प्रश्न को देखते ही। इसका मतलब सही पूछा जा रहा है तो केवल ए सही है, 58 का आपका ए हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए ये आपके जो 59 वाले में, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ 59 वाले में पूछा जा रहा है विचार करना है और बताना है कौन सा हमारा सही है। तो पहले वाला देखें, न्यायपालिका के आदेश सभी सरकारी निकायों के लिए बाध्यकारी हैं, बिल्कुल हैं। राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को नजरअंदाज कर सकता है, कैसे कर सकता है मेरे भाई, सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के रहे राज्यपाल, तो ऐसा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। 59 में आपका जो होना चाहिए तो वो ए हो जाएगा, केवल एक। आगे देखें 60 में जो पूछा जा रहा है कोयला आधारित ताप विद्युत केंद्रों में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो नहीं है बहुत ऐसे फरक्का, नाम से ही फरक्का हो जाता है, पश्चिम बंगाल। और दोस्तों ये कोरबा जो है ये झारखंड में नहीं, ये दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में है। ये कहाँ है, ये छत्तीसगढ़ में, तो याद रखे रहेंगे। ऑप्शन नंबर ये बी ही आपका उत्तर होगा। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी सुमेलित नहीं था। आगे अगर हम लोग बढ़े 61 वाले को देखें तो कह रहे हैं कौन सा कथन असत्य है, तो पृथ्वी की सतह पर 36 तापमान प्रवणता, एक सेकेंड थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, कंसेप्चुअल प्रश्न है। पृथ्वी की सतह पर 36 तापमान प्रवणता तापह्रास दर कहलाती है, तो मेरे भाई 36 नहीं, ऊर्ध्वाधर जो है कहलाती है। ऊर्ध्वाधर वाले को हम लोग तापह्रास दर कहते हैं, यानी आप नीचे गए तो कम टेम्परेचर, थोड़ा ऊपर गए तो और कम मिलेगा, और ऊपर जाओगे तो कम होता जाएगा, इसी को तापह्रास दर कहलाती है। ये 36 नहीं ऊर्ध्वाधर होता है, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा, 61 का आपका ए हो जाएगा। बाकी सब आप पढ़ लीजिए, सब सही है। आगे देखें हम लोग 62 वाले को, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के संदर्भ में बताना है कौन सा सही है। तो महोगनी, एबोनी आदि इसके प्रमुख वृक्ष हैं, बिल्कुल वृक्ष है। अब देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट है, कह रहे हैं इन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा अधिकतम 200 सेंटीमीटर होती है, तो मेरे भाई उष्णकटिबंधीय सदाबहार में यह अधिकतम 200 नहीं होती है, और भी हो सकता है, यहाँ पर 200 प्लस भी हो सकता है। तो इसका मतलब यह आपके थोड़ा सा गलती हो गई। तो 62 वाले में जो आपका होना चाहिए ये केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए आप। आगे बढ़े अगर हम लोग, प्रवाल भित्ति के संदर्भ में आपको प्रश्न दिया गया है, तो कह रहे हैं प्रवाल भित्ति पारितंत्र के अंतर्गत प्रवालों के बने रहने के लिए आवश्यक दशाओं में से कौन सा सही नहीं है, यानी ऐसे 3 ऐसे फैक्टर ऑप्शन है जो प्रवालों को बने रहने के लिए आवश्यक दशा है और एक नहीं है, तो उसी नहीं वाले को पकड़ना है। उष्णकटिबंधीय सागरों में मुख्यतः अवस्थिति होती है, ये होना चाहिए। उष्णकटिबंधीय मतलब ना बहुत गर्म ना बहुत ठंड, तापमान 20 से 21 होना चाहिए। प्रवाल कम गहराई पर नहीं पाए जाते हैं, तो प्रवाल कम गहराई पर नहीं पाए जाते हैं, तो ये बात दोस्तों गलत है। ये कम गहराई पर ही पाए जाते हैं, बहुत गहराई पर नहीं पाए जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं देना चाहिए था, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रवाल कम गहराई पर ही पाए जाते हैं। आगे देखें 64 को अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं कौन सा कथन असत्य है। पारितंत्र के भीतर पाए जाने वाले पौधे एवं प्राणियों की समष्टियां परस्पर मिलकर एक समुदाय का निर्माण करती हैं, बिल्कुल करती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है आपका। और किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में भौतिक व जैविक दोनों घटक होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ये सब तो आप जानते ही हैं। पारिस्थितिकी निकेत सभी प्रकार की प्रजातियों को उनके पर्यावरण के कार्य की भूमिका तथा सामाजिक और सांस्कृतिक भिन्नता को प्रदर्शित करती है, तो निकेत में मतलब सभी प्रकार की नहीं, एक विशेष प्रकार की हो जाती है, इसलिए यह गलत हो जाता है, ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देखें तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना दोस्तों 1905 में ये श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। 65 का आपका ये बी हो जाएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। और अगर हम लोग यहाँ 66 वाले को देखें तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कारण प्रवाल विरंजन के लिए उत्तरदायी होते हैं। आप लोग जानते हैं जो प्रवाल होते हैं वो वास्तव में रंगहीन होते हैं, तो उनके ऊपर एक खोल होती है जो रंगीन होती है, तो विभिन्न जब पर्यावरणीय प्रभावों के कारण उनका खोल हट जाती है तो वो अपने रंगहीन अवस्था में आ जाती है, इसी को प्रवाल विरंजन कहा जाता है। इसके लिए क्या उत्तरदायी है, तो प्रवाल विरंजन के लिए उत्तरदायी क्या है, बहुत अधिक तापमान हो जाए या कम हो जाए, ग्लोबल वार्मिंग तो होती ही है, बहुत ज़्यादा आप मछली मारेंगे उससे जो
मतलब इन पर इम्पैक्ट पड़ता है, तो यानी सभी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी उत्तरदायी कारक है। 66 का आपका क्या हो जाएगा, डी। आगे अगर हम लोग बढ़ें 67 को देखें तो कह रहे हैं कौन सी वनस्पति शीतोष्ण पतझड़ वन में पाई जाती है। तो शीतोष्ण पतझड़ वन में बांस भी होता है, बांस तो होता ही है, बीच होता है, एश होता है, यानी सभी होते। दो भी अगर आपको लग जाए कहाँ है तो आप तुरंत डी मार देंगे, ऐसा नहीं सिर्फ तीनों पता होना चाहिए। आगे अगर देखें हम लोग 68 में तो कह रहे हैं कौन सा मैंग्रोव प्रजातियों से संबंधित सही है। तो मैंग्रोव आप लोग जानते हैं अधिक नमकीन वाले क्षेत्रों में उगते हैं, जहाँ नमकीन पानी पाया जाता है वहाँ ये उग सकते हैं, वहाँ के लिए अनुकूल होते हैं। नॉर्मल हम लोग ये पौधे अगर नमकीन वाले नमकीनी पानी वाले एरिया में लगाएं तो नहीं उसको सह पाएंगे। प्राकृतिक जल शोधक का काम करते हैं, प्राकृतिक जल शरण स्थल का काम करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, मैंग्रोव प्रजाति सबके सेंस में सही है। तो 68 आपका डी हो जाएगा, समझ गए आप। आगे अगर हम लोग यहीं पर देखें 59 वाले में तो यहां पर भी कौन सा युग्म सही सुमेलित है। अब की बार दिया है सही सुमेलित है, यानी 3 गड़बड़ हैं। तो देखें यहां पर हम लोग एक तरफ आपको झील दे दिया है, एक तरफ आपको स्थान दे दिया है। तो आपको यहां पूछा जाना चाहिए कि आखिर साताल झील कहां पर है। तो ये वाला तो अगर हम लोग देखें साताल झील, अष्टमुडी झील, पिछौला झील। पिछौला तो हम लोग जानते हैं राजस्थान में है, ये तो सही है, ये सही है, एकदम क्लियर है। राजस्थान पश्चिम में है तो पश्चिम से पिछौला, तो हम लोग समझ गए। ऑप्शन नंबर ये आपका सी हो जाएगा। लोनार आप लोग जानते हैं उल्का पिंड की वजह से गिरने से बना है, यानी उल्का पिंड भारी भरकम गिरा, गड्ढा बन गया और उसमें पानी भर गया। तो ये महाराष्ट्र में है, एमएच लिख दिया, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश नहीं है। और यहाँ पर दो तो क्लियर हो गया हमारा, मतलब एक तो क्लियर हो गया यही सही है, और एक ये गड़बड़ था इसको बता दिया। अब थोड़ा सा समझ लीजिए आपकी ये साताल झील आखिर क्यों गड़बड़ हुआ। ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये यूके में है। क्या यूनाइटेड किंगडम, नहीं, उत्तराखंड। अष्टमुडी कहाँ है, तमिलनाडु में नहीं है, ये है केरल में है, केरल में। आगे देखें लोग तो यानी सब गड़बड़ था, सी वाला सही था आपका। सेब खाने योग्य भाग है, हम लोग जो सेब का भाग खाते हैं वो पुष्पासन खाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। आगे देखा जाए अगर निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मालवेसी कुल का नहीं है। तो मालवेसी कुल में दोस्तों कौन कौन से आते हैं, जैसे कपास, भिंडी, गुड़हल, ये सब मालवेसी में आते हैं, जबकि सलजम नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी आपका 71 में ये सलजम हो जाएगा। आगे देखें चालू खाता घाटा। चालू खाता घाटा क्या होता है दोस्तों, जब आयात अधिक होता है निर्यात कम हो जाता है। जैसे अभी हम लोग अपना सामान विदेशों में कम भेज पा रहे हैं लेकिन विदेश से ज्यादा मंगवा पा रहे हैं, तो ये चालू खाता घाटा के अंदर आ जाता है। तो यही कह रहे हैं, तो ये बात यहाँ सही है। यहाँ पर जो दिया है चालू खाता घाटा यानी करेंट अकाउंट डेफिसिट, यही लिखा है CAD, हमेशा विदेशी निवेश आकर्षित करने का संकेत देता है। करने का तो देता है लेकिन जो हमेशा दे दिया ना, तो ये गड़बड़ है, हमेशा नहीं करता है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही है, तो केवल एक सही है। आगे देखें अगर जैविक अनुक्रम यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर तो जैविक अनुक्रम का सही क्रम क्या होगा यहाँ पर, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले कोई चीज खाली होते यानी नग्नीकरण होता है, फिर वहां पर कोई जीव आता है यानी प्रवास करता है, स्थापनापन अपना स्थान बनाता है, फिर वहां अगर कोई होता है तो उससे प्रतिक्रिया करता है, फिर अपने आप को स्टेबलाइज करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे अगर देखें हम लोग निम्नलिखित में से किस राज्य में सदर उत्सव मनाया जाता है। तो सदर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों, तो ये मनाया जाता है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, 74 का डी। आगे अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पर देखें, यहाँ ये 75 वाले में अगर हम लोग देखें तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से संबंधित सवाल है। आप लोग जानते हैं इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। तो एक तो ये बात सही है आपका। IMF का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा स्थिरता बनाए रखना, यानी जो अपने सदस्य देश हैं उनमें दोस्तों मुद्रा की स्थिरता नहीं आ पाए, कोई अगर आपातकाल जैसी मुद्रा की स्थिति आती है तो ये हेल्प करता है। तो ये सही है, दोनों के दोनों आपके 75 में सही हैं, सी हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें कुल 150 प्रश्न है इस टेस्ट सीरीज में, हम लोग आधा 75 देख लिए हैं। अब हम जो बाकी का आधा हमारा 75 बचा है
वो हम इसके पार्ट बी में देखेंगे। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम इसको यहीं पर रोकते हैं। आप समझ गए होंगे दोस्तों। चलते हम लोग मिलते हैं आपके पार्ट बी में। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे दोस्तों, तो हमारा थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा। धन्यवाद।